हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष इस प्रदेश की कार्यशाला में आज हम सबको माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और इस अभियान को उत्तर प्रदेश में जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, सम्मानीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा। आज की इस प्रदेश कार्यशाला में आपका प्रदेश के कोने कोने से आए सभी तपस्वी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन और दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम सब जिनकी प्रेरणा से काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए इस प्रदेश कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेतृत्व वर्ग ने किया है। अब हम सब एक साथ सामूहिक वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब की आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत करने के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य माननीय मानवेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पटका और बुके देकर के स्वागत करने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं आगे के संचालन के लिए इस अभियान के प्रदेश के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य माननीय मानवेंद्र सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। अब मैं अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का अपना स्वागत करें, उनको पुष्पगुच्छ और पटके से सम्मानित करें। अपने प्रदेश की मंत्री अर्चना मिश्रा जी से भी आग्रह है कि वो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय वसंत त्यागी जी से आग्रह है कि वो आदरणीय केशव प्रसाद जी का माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय शिवभूषण सिंह जी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय धर्मपाल जी का स्वागत करें। आदरणीय अर्चना मिश्रा प्रदेश मंत्री जी से आग्रह है कि वो हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री
आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का स्वागत करें। स्वागत की इस श्रृंखला के आगे अब मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी से कि वो हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय टीम के माननीय सदस्य आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, और उत्तर प्रदेश की हमारी जो इस अभियान के संचालन के लिए टीम बनी है उसके संयोजक आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष मानवेंद्र जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय बहन अर्चना मिश्रा जी, आदरणीय शिवभूषण जी, वसंत त्यागी जी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में हमारी सरकार ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत सारे बदलाव किए हैं और इन्हीं सारे विषयों का लेखा जोखा लेकर हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है। आज की कार्यशाला किस प्रकार से इस अभियान को हमें अपने कामकाज का लेखा जोखा सभी समाज के वर्गों में, सभी लोगों के बीच में रखना है, इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और भाइयों बहनों, ये एक ऐतिहासिक पक्ष है कि पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति के नेतृत्व में, किसी नेता के नेतृत्व में तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर देश की जनता ने दिया है। इससे पहले 52, 57 और 62 में जवाहरलाल जी को, कांग्रेस पार्टी को ये अवसर दिया था, लेकिन उस समय परिस्थिति अलग थी। देश आज़ाद हुआ था और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस का स्वरूप इस प्रकार का था कि उसे चुनौती देने वाला पूरे देश में कोई अखिल भारतीय पार्टी मुझे लगता है उस समय रही नहीं होगी। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हम सबके प्रयास से ये काम संभव हो पाया है। तो भाइयों बहनों, हमारे लिए महती जिम्मेवारी है और हम अपने सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के 11 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, जनता के लिए जो जो काम किए हैं, जिसके कारण आज बदलता हुआ प्रदेश और बदलता हुआ देश हम सबके सामने है, तो उसकी चर्चा हम सब लोगों को करनी है। आज की आयोजित कार्यशाला में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और हमारे राज्य में जो परिवर्तन आए हैं, गरीब कल्याण के हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सरकार के बीच और जनता के ये एक ऐतिहासिक समन्वय रहा है।
सरकार ने अपने लंबे कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं जिससे देश की जनता संतुष्ट है, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के प्रति है। इसके पीछे सरकार के ऐतिहासिक और साहसिक फैसले और कार्यक्रम है। लोगों के जीवन में अनेकों बदलाव लाने वाली योजनाएं, चाहे जनधन हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो या घर घर नल जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम सरकार ने किया है। देश के अंदर आधारभूत ढांचे में बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है जिससे लोगों का जीवन सुगम हुआ है। कोई हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अपने पहले और दूसरे और तीसरे कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। भाइयों बहनों, कुछ फैसले इतने साहसिक हैं कि जिसने पूर्व की सरकारों में सोचने के लिए एक कठिन समय था, जैसे सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक को आपराधिक कृत्य के दायरे में लाना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्क्रिय करना, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना और इसी तरह महिला आरक्षण कानून, वक्फ कानून में संशोधन और अभी हाल में पाकिस्तान को जिस प्रकार से पस्त कर और विश्व को दंड करने वाला ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय हमारे लिए ऐतिहासिक है। और ये पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने, हमारे देश ने मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के साहसिक कदम उठाकर जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो भाइयों बहनों उससे पहले कुछ ही देश इस प्रकार की कार्रवाई कर पाते थे। महामारी के बाद चाहे अर्थव्यवस्था को संभालने वाला विषय हो, इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2023-24 में देश का रक्षा उत्पादन निश्चित रूप से आज बढ़ा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहीं से सांसद हैं, उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से रक्षा के उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़े कदम उठाए गए हैं, उस दुनिया में भारत की कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर हमारे लिए, सबके लिए सरकारों ने, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, योगी जी के नेतृत्व में जो हमने पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किए, 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धियों की चर्चा जन जन तक हमें अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हमें करनी है, जिसका विषय अभी संगठन के हमारे आदरणीय संगठन मंत्री धर्मपाल जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जिस प्रकार की कार्य योजना उन्होंने बनाई है और किस प्रकार से हमें जन जन तक इस अभियान के व्यापक स्वरूप को बनाकर जन जन तक अपनी बात तक हमें पहुंचानी है, इस प्रकार की इस कार्य योजना में हम सब लोगों को मार्गदर्शन आदरणीय मंच का मिलेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का, आदरणीय केशव जी भाई साहब का, ब्रजेश जी का, धर्मपाल जी का और प्रदेश स्तरीय हमारी टीम का और सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से ये अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से आपने लंबे समय तक जिस प्रकार से कार्यक्रम अभियान पार्टी की ओर से आए हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश ने अपना बेहतर प्रदर्शन करके सबको में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। तो इस कार्यक्रम में जो भी पार्टी की अपेक्षा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने यशस्वी आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को कि वो आकर हम सबको अपना उद्बोधन देने का कृपा करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। भोजन का इंतजाम तो है, क्यों बड़ी? विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्ष के पूर्ण होने पर प्रदेश कार्यशाला में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हम सबके नेता आदरणीय
दुष्यंत गौतम जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रहे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र जी, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, सभी हमारे वरिष्ठजन, पत्रकार मित्रों, आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे होने के उपरांत पूरे प्रदेश में किस ढंग से हमें जन जन के बीच में जाना है, उस संबंध में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब जानते हैं इन 11 वर्षों में पूरे देश में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले भारत की छवि हम अखबारों के माध्यम से देश दुनिया के विभिन्न समाचार पत्रों में हम देखते थे तो एक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में सर्वोच्च शिखर की तरफ भारत बढ़ रहा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 14 से पहले थे, दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो भारत को वो सम्मान नहीं मिल पाता था। कई कई दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता था वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए। आज हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। माननीय मोदी जी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो भारत माता की छवि भ्रष्टाचार करने वाले देशों की तरह तेजी के साथ एक ख्याति प्राप्त कर रहा था, कुख्याति प्राप्त कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी। माननीय मोदी जी ने तय किया कि दुनिया में भ्रमण करके, दुनिया में प्रवास करके भारत माता की वास्तविक ताकत को, वास्तविक छवि को हमें दुनिया के विश्व पटल पर रखने का काम करना है। आप देखते होंगे 14 के बाद आदरणीय मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो दुनिया के ढेर सारे देशों का प्रवास करके, भ्रमण करके भारत माता की वास्तविक ताकत को दुनिया के वैश्विक पटल पर रख करके भारत के गरीबी अमीरी की खाई को मिटाने के लिए हजारों की संख्या में गरीब कल्याण योजनाएं प्रारंभ करने का काम किया। अभी कुछ योजनाओं की चर्चा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। हम कह सकते हैं कि 2014 से पहले भी गरीब कल्याण योजनाएं चलती थी, पक्का मकान मिले, लेकिन किसको पक्का मकान मिलता था? किसी बड़े गांव में 2-4 इंदिरा आवास बन जाते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान तो 2 कार्यकालों में मिले। और आदरणीय मोदी जी ने जब 2024 में संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए तो 3 करोड़ और नए मकान गरीबों को दिए जाएंगे। जब तक एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की ताकत है। कौन सोचता था जनधन खाते गरीब के लिए बैंक खुलेंगे? कोरोना महामारी का काल आया, लोग सोचते थे पैसे कैसे जाएंगे। इसी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के जो होते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने कोरोना काल में जनधन खाते खोले, 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। लोग कहते थे जीरो बैलेंस पे खाते क्यों खुल रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं विपक्ष के लोग करते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं सीना ठोक करके कोरोना काल जब आया तो बहनों के खाते में पैसे भेज करके 2 जून की रोटी का इंतजाम ही नहीं किया, उनके पेट की आग को बुझा करके वास्तव में मानवता की सेवा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के आधार पर तय की थी, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना महामारी का काल हो या अन्य योजनाएं, हम कह सकते हैं कौन सोचता था। हम लोग भ्रमण पर निकलते थे, पीने के पानी के लिए हैंडपंप मांगे जाते थे, इंडिया मार्क का नल की डिमांड होती थी। एक दिन में 50-50 कभी क्षमता नहीं रही कि एक दिन में 50 नल हम लगवा पाए। लेकिन घर घर शुद्ध पेयजल मिले। ज्यादातर बीमारियां पेयजल के कारण होती है, दूषित पेयजल के कारण होती है। मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर नागरिक को नल से जल पहुंचाना, वो भी शुद्ध पेयजल। आप सोच सकते हैं, इसी स्टेट में उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहूंगा। बुंदेलखंड विंध्याचल में ट्रेन से पानी आएगा, ऐसी खबरें हमने अखबारों की सुर्खियां बनते समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देखा है। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि हर गरीब के घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में बराबर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी की योजनाओं ने पूरा करने का काम किया है। केवल पेयजल ही नहीं पहुंचाया है, अपनी बहनों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ करके शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता परक जांच के लिए उन्हें किट उपलब्ध कराई है उनको। इसके अलावा अपने नौजवानों को मरम्मत के लिए हमने किट उपलब्ध कराई, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया है। ढेर सारी योजनाएं। पीएम स्वनिधि की चर्चा करना चाहूंगा। पटरी दुकानदारों को कौन पूछता था? धक्का खाते गरीब आदमी, शहर के हो चाहे गांव के, पटरी पर रेढ़ा पटरी लगा करके अपने रोजी रोटी, गरीब का पेट पालते थे। उनको भी ऋण दे करके और बगैर गारंटी के ऋण दे करके
माननीय मोदी जी ने वास्तव में चमत्कारी काम देश के गरीबों के लिए करने का काम किया है। चाहे पटरी दुकानदार योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि हो। किसानों को कौन पूछता था? किसानों की आय दोगुनी की चर्चा करने के लिए कभी चर्चा ही इस देश में विमर्श ही नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेज करके किसानों की आमदनी को, जरूरत के समय जब साहूकार का लोन लेता था 200, 500, 1000 के लिए, खाद पानी के लिए, बेटी के हाथ पीले करने के लिए, गौना के लिए 2000 रुपया लोन लेता था और साहूकार छाती पर चढ़ करके उसे खेत से ही गेहूं नापने तौल करके ले जाने का काम करता था। मोदी जी ने गरीब किसान को एक हाथों पर मजबूत करने का काम किया है और किसानों को कौन सी बीज बोएं, कौन सा वो खाद डालें, और सबसे बड़ी बात है कि बगैर खाद के खेती उत्पन्न हो, बगैर रासायनिक हमें खाद डाले हम खेती कर पाएं, हम उस दिशा में भी तेजी के साथ हमने काम किया है। मोदी जी की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। योजनाओं की चर्चा के साथ साथ हम कहना चाहेंगे भारत दुनिया के पैमाने पर कैसे आगे बढ़ा। चाहे अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, आज दुनिया हमें हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देखती है कि भारत का अंतरिक्ष विज्ञान दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर जा रहा है। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं कहना चाहूंगा, भारत की सड़कों की चर्चा अगर होती है तो पूरी दुनिया में आज होती है। अमेरिका, इंग्लैंड में जो है वो भारत में है। उत्तर प्रदेश की सड़कें आप देखिए, 17 से पहले क्या हालत था। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला स्टेट हम लोग हैं। सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। आज हम कह सकते हैं चाहे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो। एयरपोर्ट्स के मामले में हमारे पास अभी 17 एयरपोर्ट हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है। कुछ दिनों के बाद 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्टेशन बन रहे हैं। हमने रेल लाइन का डबलीकरण किया है। चौड़ीकरण सड़कों के साथ साथ रेल का डबलीकरण करते उनकी गति बढ़ाने का काम किया है। हमने पूरी तरह से कोयले के इंजन को चलन से बाहर किया है। बिजली के हर सर्वाधिक हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ओएचई के माध्यम से सर्वाधिक ट्रेनें आज हमारी बिजली के माध्यम से चल रही हैं। अब डीजल के इंजन भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। रेलवे की गति बढ़ाने का काम हुआ है। लोगों को रोजगार से जोड़ने में हमने सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विज्ञान से लेकर किसान तक और एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीता है। और विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे इससे पहले जब पुलवामा में हमला हुआ, आप सोचिए क्या हुआ। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादियों के हौसलों को भी पस्त किया, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और याद दिलाइएगा जब मुंबई में हमला हुआ था, कसाब मियां को कई बरस हमने बिरयानी खिलाने का काम किया था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है जो दुश्मन को उसके घर में घुस करके मारती है। यह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जो कमाल करके दिखाने का काम किया है, दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कितनी ताकतवर मिसाइल है, पाकिस्तान की मीडिया को इंटरनेट पर सर्च करके देखिए। पाकिस्तान के बड़े बड़े रक्षा वैज्ञानिक से लेकर पत्रकार तक कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरा नाबूद कर दिया है कि 11 के 11 उनके जो नौसैनिक हवाई अड्डे उनको नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया है। मैं भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और हम सब अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि नेतृत्व के निर्देशों के अनुक्रम में हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर मोदी जी की 11 साल की जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 2047 में जब भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगी तो विकसित भारत के रूप में जो संकल्प माननीय मोदी जी का है उसको पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए माननीय दुष्यंत गौतम जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप दिल्ली से चल करके आए, हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंचस्थ अपने सभी नेताओं का और अपने प्रदेश भर से आए हुए पूरी प्रदेश की टीम का कि हम सब कार्यकर्ता जुट करके माननीय मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश जी। अब मैं अपने मध्य में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें।
देखिए मेरे साथ धीरे से जय मत बोलिएगा, ठीक है? जरा जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी खुश होते हैं जय श्री राम कहने से, ठीक है ना? अब भंडारा में आज कई जगह खा के आ रहा हूँ और आप लोग भी खाए होंगे। और यहाँ सब लोग लखनऊ में बड़े पैमाने पे भंडारे का काम होता है, कार्यक्रम होता है, बड़े श्रद्धा से लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अपने दम पर बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में जब असंभव समझा जाता था, तब आपने हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद किया और माननीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश से 73 सांसद दे करके भाजपा की पूर्ण बहुमत की देश में सरकार बना करके आपने उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि विरोधियों को भी इस बात का विश्वास हो गया है कि भाजपा का अगर कार्यकर्ता चाह लेगा तो कोई किसी भी सीट पर भाजपा को हरा नहीं सकता। तो आज के इस 11 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 14 में आपने सरकार नहीं बनाई होती तो 2017 में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी शायद सरकार नहीं बना पाते। तो यह 11 वर्ष देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता के लिए बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। आज की इस कार्यशाला में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अभी आपको उद्बोधन मिलेगा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, जिनको आप सुन चुके हैं, हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी संबोधन किए, 11 मिनट में 11 साल की सारी बातें बताया उन्होंने और इसका बहुत बड़ी बात है ये आपने उसको बताया। हमारे माननीय संगठन महामंत्री, जिनके मार्गदर्शन में जो भी अभियान चलते हैं आप उसको सफल बनाते हैं, ऐसे आदरणीय धर्मपाल जी, संगठन के बड़े मर्मज्ञ, हमारे इस अभियान की दृष्टि से जो संयोजन, पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में कार्य देख रहे हैं, अनुभवी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र जी, हमारे सभी प्रदेश के यहाँ पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्र के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी जिलों के प्रभारी और अध्यक्षगण और जो भी यहाँ अन्य उपस्थित साथी हैं, सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए यह 11 साल मुझे लगता है कि आप सबको मैं जो कुछ सुनाऊंगा तो वो लगेगा कि हम तो यह सब जानते ही हैं और सही में सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल से लेकर के जिले तक में, क्षेत्र में, प्रदेश में अनेक अभियान में जाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए क्या होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो प्रधान सेवक मिले हैं, जिन्होंने जितना कहा उससे ज़्यादा किया। किया कि नहीं किया? धीरे से क्यों बोल रहे हो? किया कि नहीं किया? किया। तो यह दमदारी से बोलना, जब आप दमदारी से बोलोगे तो अभी तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह बात उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों तक पहुँचाने का काम करना है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम में से नगरीय क्षेत्र के भी अध्यक्षगण आए हैं, पदाधिकारीगण आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत पदाधिकारीगण आए हैं। लेकिन आप जब गांव में जाओ, पहले झोपड़ी और कच्चे घर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, और आज आप गांव में जाओ, अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसके घर में बिजली भी लग गई होगी। अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसका आयुष्मान कार्ड भी बन गया होगा। अगर उसका प्रधानमंत्री आवास दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके घर के अंदर जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, पहले भोजन के लिए दोनों समय प्रबंध नहीं रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ देश के और 16 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश के
लगातार फ्री में यह राशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण आज भूखमरी के कारण मरना भी किसी को नहीं पड़ेगा। यह भाजपा की डबल इंजन सरकार की गारंटी है, लेकिन आज कोई भूखा नहीं रह रहा। यह हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। बहुत सारी उपलब्धियों का यह 11 वर्ष रहा है और इन 11 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर 9 तारीख को पूरा हो रहा है। बीच में अभी आपको एक कार्यक्रम और मिलेगा, जिसे 5 जून की बात आएगी, उसके अलग से शायद कोई अभियान होगा, लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस है। 5 जून पर्यावरण दिवस अर्थात एक पेड़ मां के नाम। ये जन जन तक यह सवाल आवाज पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर हमारा वन है तभी जीवन है, जल है तभी जीवन है। तो पर्यावरण की अनुकूलता के लिए यह भी अभियान आएगा। 9 जून से आगे कई कार्यक्रम हैं, जिसका विवरण अभी माननीय संगठन महामंत्री जी आपको सब देंगे। लेकिन जो भी अभियान ये आया है, इस अभियान को आप सबको इस दृष्टि से ध्यान में रखना चाहिए कि 2025 में इस अभियान को चला रहे हैं, लेकिन 2027 में हमें विधानसभा के लिए भी मैदान में जाना है। हम जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, उतना पार्टी मजबूत होगी। कई बार हम लोगों को संकोच लगा करता कि अरे अभी तो हम इस अभियान में गए थे, अब के क्या जाने की जरूरत है। आप यह देख लीजिए कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के, उनका काम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सुना जाता होगा। सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? सबसे ज्यादा सुना जाता है। और 11 वर्ष ये कोई साधारण नहीं है। हम एक बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, दूसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, तीसरी बार कुछ कमी रह गई, जिसके कारण भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन सबसे 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती और एनडीए आज भी 300 के आसपास पहुंचा हुआ है और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। और बड़े बड़े और कड़े कड़े फैसले, चाहे पहला कार्यकाल हो, चाहे दूसरा कार्यकाल हो, चाहे तीसरा कार्यकाल हो, तीनों कार्यकाल में ऐतिहासिक जो फैसले हैं उसकी सूचना सारी डिटेल में आपको मिलेगी। लेकिन जो बड़े काम हैं उनकी चर्चा हमें करना है। हम गरीबों के लिए जो सबसे ज्यादा काम किए उसकी गरीबों के बीच में चर्चा करना है। किसानों के लिए जो काम हुआ उसकी चर्चा किसानों के बीच में करना है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं, किसान सम्मान निधि की चर्चा अपने भाषण में करना भूल जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इसमें से बहुत सारे लोग किसान हैं, आप में से जितने लोग किसान के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खाते में जाती है, ये ऐसे कितने लोगों की जरा हाथ उठा के बता दो जरा। बहुत कम लोग हो। परिवार में जाती तो हाथ उठाओ जी। ये तो हाँ, सम्मान निधि अगर ठीक है नीचे कर लो हाथ। सम्मान निधि जैसे जाती है, हम इसकी चर्चा करते हैं, करें, लेकिन दूसरा एक बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा करना हम लोग भूल गए। प्रदेश में लाखों की संख्या में किसान ऐसे हैं जिनको पहले अगर अपना नलकूप, निजी नलकूप लगाए थे और बिजली का कनेक्शन लिए हुए थे तो बिजली का बिल देना पड़ता था। आज बिजली का बिल फ्री हो गया है। इसकी चर्चा हम में से कोई अब नहीं करता है। करता है कोई चर्चा? नहीं करता है। उपलब्धि अगर आप चर्चा नहीं करो तो क्या अखिलेश यादव चर्चा करेंगे क्या? वो तो आपकी कमी खोज खोज करके निकालेंगे। तो हमें अपनी बातें जनता के बीच में पहुंचाने का काम करना है। अब बहुत सारी योजनाएं बता दिए, मैं आपको स्वयं बता रहा हूं अपना अनुभव। मैं संगठन मंत्री था विश्व हिंदू परिषद का, और पहले गैस का कनेक्शन पाने में लोहे के चने चबाने जैसी कोशिश करनी पड़ती थी। मैं जब संगठन मंत्री था तो मैं कम से कम 6 महीने बहुत कोशिश किया। उस समय कई सांसद होते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक कूपन मिला था गैस लेने के लिए। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में उज्ज्वला योजना से माध्यम से गैस का चूल्हा पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया है। अगर इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? विपक्ष कहेगा कि हाँ, उनको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। अरे भरवाने के लिए, हम कमाने के लिए हमें भगवान ने 2 हाथ और पैर दिया है ना, हमारे पास ताकत है ना। पहले तो ना राशन देते थे, ना सम्मान निधि देते थे, ना आयुष्मान कार्ड देते थे,
ना प्रधानमंत्री आवास देते थे, ना हर घर नल से जल देते थे, ना गांव की सड़कें देते थे, ना नगर की सड़कें देते थे, ना एक्सप्रेस वे देते थे। विकास में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। आज सब कुछ हो रहा है और उसमें भी एक होली और एक दिवाली पर गैस का सिलेंडर भराया जाता है। अगर हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे तो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि होली दिवाली पर जो सरकारी खजाने से अगर वो गैस का सिलेंडर भराएं तो उनके खाते में अनुदान जाना है, हम उसकी चर्चा नहीं करते। मैं आप सबका केवल आह्वान ये करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम गांव के बैकग्राउंड वाले हैं, गरीबी से जूझते हुए राजनीति के इस स्थान पर बैठे हुए। पहले कितने ऐसे घर थे जिन घरों में बिजली की रोशनी घर के अंदर नहीं देखा था करोड़ों गरीबों ने। सौभाग्य योजना आई हमारे यहाँ, और उस सौभाग्य योजना से आज किसी के गांव में कोई घर अंधेरे में है क्या? हम इसकी चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं बनेगा। अगर गरीब आदमी को ये लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, तो ये किसने किया? अगर गरीब के घर का भी अंधेरा दूर हुआ तो ये अंधेरा किसके कारण दूर हुआ? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दूर हुआ। अगर प्रधानमंत्री आवास बना तो किसके कारण बना? क्योंकि कमल का बटन आपने सामने बैठे हुए लोगों ने दबाया। एक कमल का बटन दबाया तो एक प्रधानमंत्री आवास गरीब पा गया। यह बात हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और जब आप ये सारी बातें उनके बीच में लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता, मैं जानता हूं गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के लिए पहले पैसे नहीं होते थे और केवल इसलिए बीमारी पाले रह जाते थे कि कहीं मेरे बेटे, मेरे परिवार के लोग कर्जदार न हो जाए, मैं इलाज कराऊंगा तो लाखों रुपए खर्च होगा, और खर्च होगा तो कर्जा हो जाएगा, और कर्जा होगा तो मेरे बच्चे कैसे अदा करेंगे। लेकिन आज 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है और 100% 70 साल और उसके ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड फ्री कर दिया। न उसमें आय की कोई सीमा है, न किसी, अगर 70 साल और उससे ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो उसको कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर बुजुर्गों के बीच में आप जाओगे, अगर उनसे चर्चा नहीं करोगे तो भूल जाएंगे कुछ दिन में। जैसे आज उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे ये तो मिलना ही था इसलिए मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो मिलना ही था तो मिल रहा है। इसकी चर्चा करना है। कांग्रेस के शासन में क्या होता था, तुलना हमें कांग्रेस से करनी। सपा की सरकार, जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सपा बीच में जरूर घुसेगी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार की चर्चा करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या होता था। उस समय भ्रष्टाचार होता था, उस समय लूट होती थी। आज उस सबसे मुक्ति मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन, जो सच्चा राम राज्य का वादा किया था वह करके दिखाने का काम कर रहा है। आज हम 370 से मुक्त हो गए। हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक था 370 हटाने का, दूसरा अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का। तो रामलला का मंदिर बना कि नहीं बना? अगर 100% मतदाता राम मंदिर पे नहीं जय श्री राम बोलता है, उसकी चिंता मत करो। विपक्ष एक बड़ा भारी मुद्दा लेकर के, जबकि ना वो पिछड़ों का हित ऐसी था, न दलितों का हित ऐसी था, न आदिवासियों का हित ऐसी था। केवल संसद में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के, विधान परिषद में, राज्यसभा में खड़े होकर के एक ही बात करते, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। अब जाति जनगणना का ऐलान हो गया तो बिल में घुस गए सब। अब ये जाति जनगणना अर्थात ये जातिवाद नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। और इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 55 से 60% जो ओबीसी है उसको ये लगता है कि हमारे हित का फैसला हुआ। आप चर्चा नहीं करोगे तो वो कैसे, फिर वो राहुल गांधी जी कहेंगे खड़े होकर के ये मेरे दबाव में हो गया। अरे तुम्हारी अगर हैसियत होती, तुम सत्ता में थे उस समय, तुम इस जाति जनगणना का फैसला कराते। जब सत्ता में थे तब तुमको याद नहीं आया? जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए इस प्रकार के सवाल मुद्दा विहीन लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को, यह चूंकि 11 साल की उपलब्धि को लेकर के हम जा रहे हैं और सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम ही मिट जाए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तत्काल तिरंगा फहर जाए। लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ये ध्यान रखना।
इसलिए मैं चुनावी भाषण में कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। यह सदा ध्यान में रख करके मजबूती के साथ 11 साल की उपलब्धियों को लेकर मैं बहुत सारी बातें नहीं कहा, क्योंकि ब्रजेश जी ने उसको दोहराया था, उसको दोहराना नहीं चाहता। समय की मर्यादा है, कार्यशाला है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, लेकिन इस अभियान को फॉर्मेलिटी मत मानना, इस अभियान को जीवंत बनाना। आज मंगलवार है, मंगलवार को हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के जैसे 2014 में अपनी ताकत दिखाए, 2017 में ताकत दिखाए, 2019 में ताकत दिखाए, 2022 में ताकत दिखाए, 2024 में भी आपने बहुत मेहनत किया। कोई बात नहीं, हर बार नहीं जीत मिलती है, लेकिन अगर 5 चुनाव हम लोगों ने एक तरफा विजय प्राप्त किया, 4 चुनाव एक तरफा विजय प्राप्त किया, 5वें में जो थोड़ी कमी रह गई, उस कमी को जैसे महाराष्ट्र वालों ने दूर कर दिया, उसी प्रकार से 27 में उत्तर प्रदेश वाले भी दूर कर देंगे। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़े। आप सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ आए हैं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल कार्यक्रम के लिए आगामी जो योजना है आगे संगठन महामंत्री जी बताएंगे। मैं इतना ही निवेदन कर अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे सम्मानित माननीय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत जी, जिनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को इस अभियान में आगे बढ़ना है। ऐसे आदरणीय दुष्यंत जी से आग्रह है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज इस कार्यशाला की बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी, और जो मंच संभाल रहे हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक भाई मानवेंद्र सिंह जी, सामने बैठे हुए मेरे देश दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु। आज भारतीय जनता पार्टी को 11 साल हो गए। तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष, गौरवशाली वर्ष, और इस पर ही हम कहीं ना कहीं संकल्प भी ले रहे हैं, विकसित भारत का अमृत काल। इन 11 वर्षों के अंदर अगर हम इसको अलग अलग संधि विच्छेद कर कर इस पर चर्चा करें तो मालूम पड़ता है कि 2014 के अंदर जो भारत हमें मिला था, तमाम गड्ढों से भरा हुआ भारत था, भ्रष्टाचारी भारत था। जो शासन कर रहे थे वो माँ बेटे 5,000 करोड़ की घोटाले की जमानत पे छूटे हुए थे। और वही नहीं है, देश हर स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त था। मनरेगा वाले मजदूरों को जो मजदूरी मिलने चाहिए थी उसके बोगस सर्टिफिकेट बनाए गए, बोगस राशन कार्ड बनाए गए, बोगस भर्ती। कांग्रेस का एक एक नेता, विपक्ष का एक एक नेता जिस भी क्षेत्र में खा सकता था, वो राजीव गांधी जी का जो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, 85% घोटालों में लिप्त सरकार थी। वो सरकार थी जो हमारे मर्यादाओं को, हमारे सोच और विचार को, जिसके लिए हमारे पूर्वज राम मंदिर के निर्माण के लिए लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। वही सरकार थी जिसने कहा था कि राम पैदा ही नहीं हुए। वही सरकार थी जिसने कहा राम सेतु है नहीं। वो सरकार थी जिसने हमारे मापदंडों को, चाहे धार्मिक हो, चाहे सनातन हो, चाहे राष्ट्रवाद को हो, सबको झुटलाने का काम किया। एक एक डाल पर घोटाला, आतंकवाद इस भूमिका के अंदर कि हर व्यक्ति को घर से निकलने के बाद मालूम नहीं है वापसी घर पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हर मंदिर के बाहर, हर गुरुद्वारे के बाहर, हर बस के अंदर, हर ट्रेन के अंदर, हर रेलवे स्टेशन,
सभी पर लिखा होता था कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। ऐसे वातावरण से पहले 5 वर्ष जिस प्रकार से उन गड्ढों को भरने के लिए मोदी जी सरकार ने वो अर्थव्यवस्था जो डामाडोल अर्थव्यवस्था थी, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान कभी आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा, वो सैन्य शक्ति थी जिसके पास गोली खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो सैन्य शक्ति थी जो 2-3-4 दिन का लड़ाई लड़ सकती थी। देश को हर तरीके से कमजोर करने का एक षड्यंत्र 2014 से पहले शासन करने वाले ने देश को खोखला करने का काम किया। हमने उन 5 सालों के अंदर, पहले 5 सालों के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार से संघर्ष कर कर आत्म बल को वापसी लाने का काम किया और देश को संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी से निकालकर सबका साथ, सबका विकास, संसाधनों पे अगर पहला किसी का हक है तो वो गरीब का हक है, वहां तक ले आने का काम किया। कल्पना करें, आजादी के 75 वर्ष बाद किस प्रकार से लोगों को घर में नल नहीं था, पीने का पानी नहीं था, शौचालय नहीं थे, मकान नहीं थे, सारी सुविधाओं को किस प्रकार से हमने एक एक के घर तक पहुंचाने का काम किया है। उस वातावरण से हम देश को निकाल कर लेकर आए। परिवारवाद, ऐसे हालातों के अंदर मुझे उस दिन बहुत खुशी और आश्चर्य भी हुआ जब देश के प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के 3रे वर्ष के अंदर लाल किले से बोल रहे थे और लाल किले से जब उनको तोपों की सलामी दी गई थी, पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री को जिस तोप की सलामी दी गई थी वो भारत की बनी हुई पहली तोप थी। ये हमारी सैन्य शक्ति थी। जो नट बोल्ट भी बाहर से मंगाते हैं, गोली भी बाहर से मंगाते हैं, कुछ दूसरे कार्यकाल के अंदर हमने देश को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज हम आयात नहीं निर्यात कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र बता रहे थे, आज तो हमारे बरमोस की चर्चा होती है। आज विश्व के अंदर मालूम पड़ रहा है कि देश एक सैन्य शस्त्रों के अंदर, भारत एक मजबूत स्थिति के अंदर खड़ा हो गया है। किस प्रकार से हमने सड़कों का निर्माण किया, एयरपोर्टों का निर्माण किया, और तो और कोरोना जैसी महामारी से मैं तो कहता हूं अगर जनता को अगर आप याद दिलाएंगे कि देखो हमने कोरोना जैसी महामारी से आपको बचाया है, और आज तुलनात्मक आप उनको बताएंगे कि अगर कांग्रेस होते, पल्स पोलियो की ड्रॉप आने में 15 वर्ष लगे और उसमें भी वो घोटाला किया गया, पैसे खाए गए। अगर कोरोना कांग्रेस काल के अंदर आता और उसकी वैक्सीन आने के अंदर 15 साल लगते तो मेरे ख्याल आप और हम सामने सामने नहीं बैठे होते। लेकिन देश के प्रतिभावान प्रधानमंत्री जी ने अपने साइंटिस्टों पर, अपने डॉक्टरों पर, सब पे विश्वास करते हुए, देश की प्रतिभा को इस्तेमाल करते हुए एक नहीं 3 वैक्सीन देश के नागरिकों को फ्री देने का काम किया। और फ्री नहीं दी, वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं करके दिखाते हैं। 100 देशों को 40 करोड़ फ्री वैक्सीन देने का काम जो देश के प्रधानमंत्री ने किया, वो कूटनीति आज काम आ रही है। हमारे कोरोना काल से बताया, आतंकवाद से बचाया। और दूसरा कार्यकाल हमारा जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ना हम किसी से नजरें झुका के बात करेंगे, ना नजरें उठा के बात करेंगे, नजरों में नजरें डाल के बात करेंगे। लेकिन इस 11वें वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री ने बता दिया जो हमसे आंख दिखा के बात करेगा तो उसको हम घर में जाके मारने की हिम्मत भी रखते हैं। ये परिवर्तित भारत है जी, ये बदला हुआ भारत है जी। ये भारत वो भारत है जो संसार के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जो 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पे आज हम खड़े हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम आगे जाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, जब हम बात करते हैं शक्तिशाली भारत की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं विकसित भारत,
जब विकसित भारत की बात करते हैं, आज हम अमृतकाल के अंदर प्रवेश कर गए हैं, 2 वर्ष अमृतकाल के अंदर आ गए हैं, और 2047 का भारत कैसा चाहिए उसके बारे में जब प्रधानमंत्री की सोच और विचार पर चर्चा करते हैं, उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं जो परम गुरु बेवब गुरु भारत सोने की चिड़िया भारत होता था, उस ओर बढ़ने का काम हम अब कर रहे हैं। विकसित भारत जिसकी शुरुआत हमने दूसरे कार्यकाल से कर दी, कि गुलामी की कोई भी निशानी जो हमें बताती हो कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, जो बताती हो कि हम मुगलों के गुलाम रहे, ऐसी कोई भी निशानी हम छोड़ने वाले नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आज लोग ताजमहल देखने के लिए नहीं आते, आज आते हैं हमारी गंगा मैया की आरती देखने के लिए आते हैं, आज आते हैं तो काशी कॉरिडोर देखने के लिए आते हैं, आज आते हैं हमारे भव्य राम मंदिर को देखने के लिए आते हैं। ये परिवर्तन करके हमने दिखाया है। हमने अनेकों ने चीजों का नाम बदला है, हमने अपने महापुरुषों को याद करने का काम किया है हमने, और जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, त्याग दी है, तपस्या दी है, किसी प्रकार का अपना सहयोग किया है, वो हमारे लिए आराध्य है, और ये हमने करके भी दिखाया और कर भी रहे हैं। लेकिन बंधु, हम एक सब कुछ करने में सक्षम जब हुए हैं जब हमने राजनीतिक क्षेत्र में एक मजबूती प्राप्त की है। ये सब कामों की परिपूर्ति, इन कामों को परिणाम तक पहुंचाना जब होगा, जो हमारे संकल्प हैं उनको सिद्धि तक ले जाने का, जब हम समाज के बीच में लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। और आपकी इस शक्ति ने अभी अभी दिखाया है, पहलगांव के अंदर एक बहुत बड़ा जो पाप पाकिस्तान ने किया, धर्म देखकर और धर्म की सत्यता के लिए कपड़े उतार कर भी चेक करने के बाद में जो हत्या की गई, सबसे बड़ा घिनौना कांड था। लेकिन उस कांड ने बता दिया, ये पाकिस्तान जो लगातार आजादी के बाद हर प्लेटफॉर्म पर कहता रहा कि आतंकवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो वहां पर स्ट्राइक की गई और उसके बाद में जो आतंकवादी मरे, उनके अंतिम संस्कार में, कलमा में, उसके अंदर जब वहां के राजनीतिक लोग और वहां के सैन्य के बड़े बड़े लोग खड़े हुए दिखाई दिए, साफ साफ मालूम पड़ा कि आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही शब्द है। और हमारी कूटनीति उसका परिणाम है कि इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के साथ में कोई भी नहीं खड़ा हुआ, सबने हमारी सराहना की है। प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाने का काम किया, जैसे प्रधानमंत्री कहा कि हमारे साथ कोई गोली उठाए चलाएगा तो हम गोला मारेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है अभी। इस प्रकार मनोबल से हम आगे खड़े हुए हैं। इसी के लिए ये 11 साल नहीं, हम 2047 तक भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अमृतकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। और उसकी शुरुआत, अमृतकाल की शुरुआत इस 2 साल के अंदर शुरू हो चुकी है। हमने ऐसा भारत देना है जो हमारे पूर्वज चाहते थे। अपने बच्चों को सुरक्षित भारत देना है, और उस भारत के लिए सतत हमने प्रयास करने हैं। अभी अपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तिरंगा यात्रा, जनमानस ने जितना आपको साथ दिया है, कमाल है। मैं भी पांडिचेरी था, तमिलनाडु था, बम्बई था, काफ़ी जगह गया, लेकिन तमिलनाडु जो हमारा कार्य क्षेत्र इतना अच्छा नहीं है राजनीति क्षेत्र से, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, 15 से 20 हजार आदमी तमिलनाडु के अंदर और पूरी बारिश के अंदर भारत माता की जय और तिरंगा लेकर चलते हुए दिखाई दिए गए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, उन्होंने तिरंगा हाथ में लिया, और मुझे खुशी है जब तिरंगा उनके हाथ में था तो उनके दिल में राष्ट्रवाद था, और जब दिल में राष्ट्रवाद आता है तो अपना आप ही वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक पूर्वज ने, हमारे पुरोधाओं ने भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है कि देश का अगर पर्यायवाची कोई होता है, वैभवशाली देश का कोई पर्यायवाची होता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। इसलिए हम अब से लेकर लगातार आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आज ये कार्यशाला आपकी हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक वीसी की थी पहले, उसके बाद संतोष जी ने आप सबके प्रदेशों के संयोजक सह संयोजक साथ में वीसी द्वारा हमें क्या करना चाहिए वो हुआ। आज प्रदेशों की कार्यशाला, आज 3 तारीख को सभी प्रदेशों की कार्यशाला संपन्न हो जाएगी। लेकिन ये यहां पर रुकना नहीं है, ये संगठन को मजबूत करना है, प्रवास करना है, मेहनत करनी है। और जो मेहनत का जुम्मा तुम्हारे कंधों पर है, आपने करना भी है, करके भी दिखाना है। जो कार्यशाला आज प्रदेश की हो रही है, आने वाले 2 दिन के अंदर जिले की कार्यशाला होंगे। उसके अंदर मंडल के संयोजक, सह संयोजक, और उसके बाद में कार्य चालू होगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योजना बनाई है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और उसके बाद में कार्यशाला के बाद में कार्य का करना, नियोजन करना, जो कि लगातार 8 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9 तारीख को 11वां वर्ष पूरा हो रहा है। 8 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बारे में, आने वाले समय के बारे में और अनेक वक्तव्यों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होगा। उसी कड़ी के अंदर 9 तारीख को जहां हमारी सरकारें हैं वहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और जहां सरकारें नहीं वहां पर केंद्रीय मंत्री हैं। 8 तारीख को सभी प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और उसी प्रकार से 9 तारीख को सभी प्रमुख नेतागण, मंत्री, सांसद अपने डिस्ट्रिक्टों में, जिलों के अंदर 10 को करेंगे, लेकिन 9 को प्रमुख शहर जितने भी हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 4-5 प्रमुख शहर आते हैं, उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्र से आएंगे। 100 स्थान हमने बनाए हुए हैं, उसको सब करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उसके बाद में हमें उस योजना को नीचे तक लेके जाना है, चर्चा करनी है उस पर। लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूं, हमारा टारगेट वो होना चाहिए जो वोट हमें मिलता नहीं है। हमारे कार्य की कार्यशाला और कार्य करना वहां होना चाहिए जहां हमें वोट नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग कैसे जुड़े हैं? अपने कार्य को वहां तक लेकर जाना। वहां गोष्ठियां होंगी, प्रोफेशनल मीट होगी। मीट में हमने 3 विषय दिए हैं। एक पहला विषय है विकसित भारत की संकल्पना। लेकिन विकसित भारत चाहते हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या रहने वाली है? कैसा विकसित भारत चाहते हैं, हमें क्या करना है? लेकिन 3 विषयों पे 3 लोगों ने ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। दूसरा विषय होगा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष। इस पे चर्चा करनी है, जो हमने किया है। और तीसरा विषय होगा सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, उस पे बोला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब हम जिले पर ये बैठ के करेंगे, जो पहले अभी बताया गया है, 50 कम से कम 1 मिनट 40-50 सेकेंड की वीडियो क्लिप। पहले यह मकान नहीं था, मेरे को पक्का मकान मिला है। खड़े होकर, यहाँ सड़क नहीं थी, इस सड़क का निर्माण हुआ है। यहाँ कॉलेज नहीं था, यहाँ कॉलेज बना है। ये सारी 50 वीडियो क्लिप्स अवश्य बनानी है। और ऐसे मंडल पर जाकर चौपाल और चौपाल के अंदर ऐसी योजना है। वैसे तो आयुष्मान 70 साल की योजना है, जो 70 साल के लोगों को कार्ड मिला है, उनको कार्ड वितरित करना।
कहीं ना कहीं जो मंडल पे कार्यक्रम होगा वो पब्लिक कनेक्टेड होगा, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। चौपाल है, एक मंडल पड़ता है कि 1, 2, 4, 5 किलोमीटर में है तो गांव पड़ता है, गांव पे होनी चाहिए, बूथ पर होनी चाहिए। तो वहां के लोगों को कनेक्ट करना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के 11 साल कितने बेवफाली 11 साल रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हम कहां पर देश को लेके जाने वाले हैं। ये सभी कार्य योजना को लेकर हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 कार्यक्रम जो कंटिन्यू बने हुए हैं उनको भी भागीदारी आपने ही करनी है। 5 जून से वृक्षारोपण, ये लगातार चलने वाला कार्य, कहीं भी जाएं वहां पर कार्यक्रम के बाद में या पहले एक वृक्षारोपण करना। प्रधानमंत्री ने चालू किया था, एक पौधा मां के नाम, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम मजबूत देश चाहते हैं तो पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, देश अच्छा होगा तो वो हमारा देश होगा। उसके साथ साथ 17 जून 21 जून योगा दिवस, योगा हमारी परंपरा है और विश्व को हमने बताया है कि योगा देश ने, भारत ने दिया है और पहली बार यूएनओ के अंदर पूर्ण बहुमत से अगर योगा पास हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, इसको तो हम हर वर्ष बनाते हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि एक हमारे अध्यक्ष थे, जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मालूम होते भी उनकी हत्या कर दी जाएगी। अटल जी ने भी कहा मत जाइएगा आप, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए और ये कह के गए कि भारत माता के मुकुट के लिए एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या, हजारों श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो जाएंगे, लेकिन भारत माता को हम छिन भिन्न नहीं होने देंगे। ये मेरे अध्यक्ष थे, मेरी जनसंघ के अध्यक्ष थे। लेकिन कंपेरिजन कीजिए कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े ही नहीं करा दिए, 15-20 लाखों लोगों की शहादत ली थी। और ऐसे ही 25 जून आपातकाल, मेरे ख्याल से 50 साल हो गए, 55-60 साल पर के लोगों को ही मालूम होगा, लेकिन जागृत रखना है उसको। संविधान लेकर घूमते हैं कि संविधान बदल देंगे, हमें आरोप लगाते हैं। सबसे पहले संविधान का प्रियम्बल बदलने का काम 1976 में इंदिरा गांधी ने करा था। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था, बेकसूरों को जेल में डालने का काम किया था, मीडिया को खत्म करने का पाप किया था। ऐसे सारे कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे लगता है जो भी कहा गया है कि 2027 पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में भी बनेगी और आने वाले समय के अंदर विकसित भारत की नींवें भी मजबूत होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में इस अभियान को कैसे गति देनी है, किस प्रकार से इस अभियान को संचालित करना है, पूर्ण आगामी कार्य योजना हेतु मैं अपने प्रदेश महामंत्री संगठन हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय धर्मपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन। आज की इस वर्कशॉप के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे सरकार में दुवी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी और इस अभियान के हमारे संयोजक आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, आज की वर्कशॉप में सहभागी हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सभी स्तर के हमारे अभियान के
संयोजकगण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज की वर्कशॉप में हम अपने पार्टी के सीनियर नेता और सभी वक्ताओं के माध्यम से लगभग एक मत है कि हमारे देश के यशस्वी दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उल्लेखनीय रूप से विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। आज हमारी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने को है। 11 वर्ष में अनेक प्रकार की उपलब्धियां, बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियां हमारी केंद्र सरकार ने प्राप्त की है, जिससे हमारे सभी देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारा देश सशक्त और समृद्धशाली इस रूप में गौरवान्वित है और इस सारी उपलब्धियों को देखते हुए इस अभियान को हमारे जो केंद्र सरकार के 11 वर्ष 9 जून को पूरे हो रहे हैं, हम एक विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस नाम से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। अभियान हमारा 9 जून से 21 जून तक चलेगा। वैसे इस अभियान के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी माननीय दुष्यंत गौतम जी ने हमें दी है, फिर भी हमारे प्रदेश की अभियान टीम ने और प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारियों ने एक कार्य योजना बनाई है, उसके विषय में मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन एक विशेष आग्रह आप सबसे है, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं, कि हमारी इस अभियान के लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, पूर्व योजना और पूर्ण योजना, अगर ये हम करेंगे तो जैसे हमारे बाकी अभियान भी बहुत अच्छे हुए हैं, लगभग जैसा हम लोगों ने प्लानिंग की है उसी प्रकार की हमें सफलता भी मिली है। इसलिए यहाँ पर हमारे सभी जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे अन्य भी प्रवासी कार्यकर्ता बैठे हैं। इस अभियान को नीचे जन जन तक ले जाने के लिए हमें कई प्रकार की गतिविधियाँ, कई प्रकार की एक्टिविटी, काम, कार्यक्रम ये सब करने हैं। कुछ कार्यक्रम हमें प्रदेश स्तर पर करने हैं, कुछ जिला स्तर पर करने हैं, कुछ मंडल स्तर पर करने हैं और कुछ शक्ति केंद्र पर, और शक्ति केंद्र के साथ साथ हमारे बूथ ये भी वाइब्रेट हो, बूथ पर जो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं मतदाता है वो भी इस अभियान के माध्यम से एक तरह से मोबिलाइज हो, इस दृष्टि से हमने कुछ कार्य योजना बनाई है। जैसा अभी माननीय गौतम जी ने बताया, 8 जून को दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस वार्ता के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ होगा और हमारे प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 9 जून को प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने प्रदेश में इस अभियान का प्रारंभ करेंगे। कुछ बड़े महानगरों में भी हम 9 जून को अपने पार्टी के और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के माध्यम से प्रेस वार्ता कराएंगे। जिला स्तर पर 3 कार्यक्रम हम लोगों ने सोचे हैं। एक प्रेस वार्ता, जहां पर हमारे सांसद है वो प्रेस वार्ता करेंगे, जहां पर सांसद नहीं है तो हमारी अभियान की टीम प्रदेश की ओर से किसी पदाधिकारी का वहां पर प्रवास प्रेस वार्ता के लिए लगाएंगे और इसी के साथ साथ प्रदर्शनी। और तीसरा कार्यक्रम है हमारा प्रोफेशनल मीट। प्रोफेशनल मीट जैसा अभी हमको बताया गया कि 3 प्रकार के भाषण होंगे, 3 वक्ताओं के भाषण होंगे, तो हमारी जिला बैठक थोड़ी ठीक सी हो, बड़ी बैठक हो, 2, ढाई, 3 घंटे की बैठक हो, वो वर्कशॉप जैसी हो। उसमें ये हम लोगों को सब तय करना पड़ेगा कि हम शक्ति केंद्र तक कैसे इस अभियान को ले जा सकते हैं। इसलिए
वो हमारे 3 वक्ता, अभी 10 और 11 जून का ही समय है, तो उन 3 वक्ताओं के नाम अभियान टीम को भेजने हैं। उन 3 वक्ताओं के साथ फिर जैसा पिछले बार भी हम लोगों ने वर्चुअल ट्रेनिंग उनकी की थी, वर्चुअल प्रशिक्षण उनका करेंगे। हमारे पार्टी के 3 सीनियर कार्यकर्ता उनको वर्चुअली रूप से प्रशिक्षण देंगे। जिनको प्रशिक्षण देंगे वही उस जिले में ये तीनों विषय प्रोफेशनल मीट में रखेंगे। और प्रोफेशनल मीट भी केवल पार्टी कार्यकर्ताओं की ना हो, उसकी पूर्व तैयारी का अर्थ है कि उसमें प्रोफेशनल प्रकार के जितने हमारे अलग अलग अधिवक्ता हैं, सीए हैं, और भी जितने हमें वहाँ पर उपलब्ध हमारे अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल दिखाई देते हैं, उन सब की 200, 300, 400 की सूची बनाकर वे लोग इसमें आए। और पहले से ही हम तीनों विषय, जैसा भी माननीय दुष्यंत गौतम जी ने बताया कि विकसित भारत की संकल्पना और हमारी भूमिका, एक विषय ये रखेंगे आधे घंटे का। उसी के साथ दूसरा विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी विकास यात्रा है, हमारी केंद्र सरकार बनने के बाद अब तक की विकास यात्रा है, इसके विषय में। और सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, इसके विषय में हम लोगों की क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा हम लोग प्रदेश की ओर से टॉकिंग पॉइंट भी भेजेंगे। लेकिन हमारे जिले में कौन इस विषय को रख सकते हैं, जिस जिले में वक्ताओं का अभाव है, लगता है कि हमारे जिले में उस स्तर के वक्ता नहीं है, तो हमारे प्रदेश को पहले से सूचित करेंगे, तो वक्ताओं की भी एक तरह से व्यवस्था करेंगे। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो क्लिप, जैसा भी बताया, 50 प्रोफेशनल लोगों की वीडियो क्लिप भी बनाकर उसमें रखेंगे। इसी तरीके से उसके बाद 13 और 14 जून को मंडल स्तर पर हमारे 1918 मंडल है, तो 13 और 14 जून दोनों दिनों में 1918 मंडलों में ये हमारे मंडल स्तर की सभा, जिसे हमने संकल्प सभा नाम दिया, और उसमें 2 विषय चलेंगे, विकसित भारत की संकल्पना और इसमें हमारी भूमिका, केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां। इसलिए जब हम बैठक करें तो हमारे जितने भी जिले के मंडल हैं, उस मंडल में संकल्प सभा का संयोजक कौन रहेगा, कौन सी तिथि को करेंगे, किस स्थान पर करेंगे, उसमें कौन 2 वक्ता रहेंगे, ये प्लानिंग अगर हम पहले से बना लेंगे। अब 12 से 14 जून के बीच है, हम इसको 10-11 को करेंगे तो ये नहीं हो पाएगी। इसलिए जो जिले की वर्कशॉप की तिथि आपको दी है, उसमें हम ये पूरी प्लानिंग करें, और जिले से मंडल में बैठक लेने के लिए कौन जाएंगे, वहाँ पर उस मंडल की बैठक में मंडल की संकल्प सभा की भी तैयारी हो जाए, और उस मंडल के जितने भी शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों पर मंडल के पदाधिकारी जाकर बैठक ले, इसकी विषय में वहाँ करेंगे। और इसी के साथ साथ ये हमारा जो अभियान है, इसके 3 स्तर है। जिला स्तर पर 3 प्रकार के कार्यक्रम बताए, मंडल स्तर पर हमारे 2 कार्यक्रम हैं, एक संकल्प का, सब वहाँ संकल्प दिलाना है, संकल्प की प्रति भेजी जाएगी, और एक संकल्प सभा का है। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ विश्व योग दिवस 21 जून को है, ये भी मंडल स्तर पर करना है। इसलिए इसकी प्लानिंग भी जिले की जब हम बैठक करेंगे, उसी में उस जिले में जितने मंडल हैं, एक अलग कार्यकर्ता इस योग शिविर का संयोजक, हर मंडल में योग शिविर का संयोजक कौन रहेगा, योग प्रशिक्षक कौन रहेंगे, योग स्थान कौन सा रहेगा, ये जिले की बैठक में ही हम तय कर लेंगे, तो फिर हमारे सभी 1928 मंडलों में ये हो पाएगा। इसलिए जिले की बैठक में बहुत सारे काम हमें बैठकर तैयारी करनी है, और जब जिले की बैठक हम करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, तो ये पूरा एजेंडा उस बैठक में आने वाले लोगों को हम पहले से भेज देंगे, ताकि वो सोच कर आए, नहीं तो वहाँ भी बैठक अधूरी रहेगी। इसके साथ साथ हमारा दूसरा है शक्ति केंद्र और बूथ, ये 15 से 17 जून विश्व योग दिवस के बाद हमारा इसमें एक चौपाल का कार्यक्रम करना है, शक्ति केंद्र स्तर पर चौपाल का कार्यक्रम, कहीं
वार्ड है, गांव है, तो वहाँ पर भी चौपाल का कार्यक्रम हम लोगों को करना है। चौपाल में एक तरह से जो हमारे 11 वर्ष की उपलब्धियां हैं, ये विषय आए, और एक विषय हमें शक्ति केंद्र पर जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको 100% पूरा करना है। जैसे उस शक्ति केंद्र के अंदर अगर आयुष्मान भारत योजना के जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्रों को उस योजना का लाभ मिले, यानी शक्ति केंद्र पर हम ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं जो इस योजना के लाभ के अंतर्गत उनकी पात्रता है, और उन सबको आयुष्मान का कार्ड बनवाए। तो शक्ति केंद्र पर जो हमारी चौपाल लगेगी, चौपाल के साथ साथ एक प्रमुख काम हमारा होगा कि ये एक योजना को 100% पूरा करना, और वो योजना हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे ठीक प्रकार से हम कर पाएंगे आयुष्मान कार्ड के विषय में। और उसी संकल्प सभा में ये हम शक्ति केंद्र पर हमें करनी है, कहीं पर ग्राम और वार्ड के स्तर पर कर सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन हर शक्ति केंद्र पर जरूर करनी है। वहाँ पर हमें संकल्प दिलाना है, विकसित भारत का संकल्प दिलाना है। वहाँ पर हमें आयुष्मान कार्ड के लोगों को चिन्हित करके उनके आयुष्मान कार्ड बनाने हैं, और 11 वर्ष की उपलब्धियां इसके विषय में वहाँ पर बताना है उस चौपाल में। और इसके अलावा जो 5 लाभार्थी उस शक्ति केंद्र पर है, उस गांव में है या वार्ड में है, तो उनके अनुभव का वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसकी बात माननीय दुष्यंत जी हमसे कह रहे थे, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो प्रसारित हो। और 11 वर्ष के विषय में एक लिटरेचर अभी आने वाला है, वो छपेगा और सबको पहुंचेगा, तो वो साहित्य भी हर घर में, उस शक्ति केंद्र के 6-7 बूथ होते हैं, सभी बूथों के हर घर में वो साहित्य पहुंचे। तो इस प्रकार से लगभग 4-5 प्रकार के काम हम लोगों को करने हैं। चौपाल लगानी है, 11 वर्ष की उपलब्धियों के विषय बताने हैं, आयुष्मान का 100% पंजीकरण करना है, उपस्थित लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाना है, लाभार्थियों की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और 11 वर्ष की उपलब्धियों का पत्रक घर घर पहुंचाना है। ये शक्ति केंद्र के स्तर पर करना है। समय कम है, 15 से 17 जून के बीच में करना है। इसलिए मंडल स्तर पर जिले की बैठक में मंडल पर किसी प्रवासी का नाम तय करके, और उस मंडल में शक्ति केंद्र पर कौन कौन जाएंगे, शक्ति केंद्र पर मंडल के अच्छे पदाधिकारी जो विषय ले सकते हैं, जो प्लानिंग करवा सकते हैं, जो विषय को समझते हैं, ऐसे लोगों को उस मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर भेजना है। और वो शक्ति केंद्र पर 14-15 तक जाकर उस शक्ति केंद्र की चौपाल की व्यवस्था, उस शक्ति केंद्र पर आयुष्मान कार्डों के पंजीकरण कौन कौन करेगा उसकी व्यवस्था, और ये 11 वर्ष की लाभार्थी साहित्य कौन कौन वितरित करेगा, ये सब करेंगे। अब अगर हम हर बूथ पर देखते हैं तो हमारे पास बूथ कमेटी है, पन्ना प्रमुख है, बूथ पर प्राथमिक सदस्य है, बूथ पर सक्रिय सदस्य है, बूथ पर मोर्चों के कार्यकर्ता है, बूथ पर पुराने सीनियर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हम इनकी अगर ठीक से सूची बना लेंगे तो ये जो 4-5 प्रकार के काम हैं शक्ति केंद्र पर, तो हर काम के लिए हमें योग्य कार्यकर्ता वहाँ संयोजक बनाने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ठीक से बैठकर हम जरा लंबी बैठक करेंगे तो ये जो जितना एक माइक्रो प्लानिंग इसकी हमें करनी है वो माइक्रो प्लानिंग हम कर पाएंगे, नहीं तो हमें फॉल्स रिपोर्टिंग करने के लिए विवश होना पड़ता। फिर हम जिले की बैठक की 1 घंटा 4-5 लोगों ने भाषण दिया, समाप्त, फिर उससे प्लानिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए बैठक के विषय क्या है, बैठक के ये विषय कैसे चलेंगे, आने वाले लोगों से जो हम अपेक्षा करके आ रहे हैं वो पहले से तैयारी करके आए, ये सारी ठीक सी सूचना आज शाम को ही हम लोग करेंगे तो इसकी ठीक प्रकार से हमारी योजना बन जाएगी। विभिन्न स्तर पर अलग अलग नेताओं के हमारे प्रवास रहेंगे। जो कार्यक्रम आप सबको दिया है इसमें किसी शक्ति केंद्र पर किसी का प्रवास रहेगा, मंडल स्तर पर किसी का रहेगा, चौपाल में किसी का प्रवास रहेगा। तो ये सभी हम लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। जैसे प्रदेश हम जिलों में भेजते हैं, ऐसी जिलों के कुछ नेताओं को मंडलों में भेजना चाहिए और मंडल के कुछ कार्यकर्ताओं को सक्रिय शक्ति केंद्रों पर इनका प्रवास कराना चाहिए, इस प्लानिंग को चेक करने के लिए।
सबसे पहले हमारी प्लानिंग की एक रिपोर्ट इस अभियान को शुरू होने से पहले लगभग 8 जून तक जिस प्रकार से ये सारे संयोजक स्थान वगैरह सारे तय करके प्री प्लानिंग ये अगर हम पहुंचा देंगे, जो जिला हमारा 8 जून तक इन सारी योजनाओं की जिनके विषय में मैंने अभियान बताया है, अगर प्लानिंग आएगी तो वो जिला ठीक से कर पाएगा, नहीं तो बाद में टिक मार्क जैसा होगा जिससे इस अभियान का जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ जैसा माननीय दुष्यंत जी ने हम सबको बताया है कि 3 और हमारे कार्यक्रम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। अभियान के विषय में हमें इतना ही सब करना है, शक्ति केंद्र तक करना है, मंडल पर करना है, जिले पर करना है, क्या क्या करना है ये भी बताया है, उनके विषय भी बताए हैं और ये पूरा इसकी डिटेल बनाकर भी आपको सर्कुलर भेजा जाएगा, कुछ भेजा भी है। इसलिए 8 जून तक सभी की हमारी ये प्लानिंग बनकर इस पर आ जाए कि वो शक्ति केंद्र पर चौपाल कहाँ कर रहे हैं, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के पंजीयन के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए किसको लगाया है, विकसित भारत के संकल्प दिलाने की जिम्मेदारी किसकी, सबकी संयोजक बनाकर आप भेजिए। जो 3 अभियान इसके साथ और जुड़े हुए हैं उसमें हम सब जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के विषय में हमारा सीधा ध्यान वृक्षारोपण की तरफ जाता है। तो शायद 5 जून तक अभी बरसात उतनी शुरू नहीं होगी, 2 दिन बाद ही 5 जून है, तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस जरूर मनाएं, गोष्ठी करें, पेड़ लगाए, लेकिन इसकी ठीक प्रकार से जो अभियान है वो 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई तक उनके जन्म दिवस तक इस पर हम चलाएंगे व्यापक रूप से। उसकी प्लानिंग बाद में करेंगे। व्यापक रूप से जो हमारा अभियान ये चलना है प्लांटेशन का, लेकिन हमारे जैसे हम सभी कार्यक्रमों में अभी हम लोगों ने शुरुआत की है कि तिरंगा यात्रा निकाल कर कार्यक्रम करते हैं, उसी प्रकार से जो भी कार्यक्रम हम करेंगे, अपने छोटे मोटी बैठक भी करेंगे, तो उसकी बैठक की शुरुआत या अंत वृक्षारोपण से जरूर होनी चाहिए। इस जून भर तक के लिए हमें ये निश्चित कर देना चाहिए कि हम अगर शक्ति केंद्र पर भी बैठक कर रहे हैं, बूथ पर भी बैठक कर रहे हैं, तो बैठक की शुरुआत या बैठक का अंत समापन ये हम वृक्षारोपण से करें। इतना हम लोगों को वृक्षारोपण की दृष्टि से 5 जून की दृष्टि से सोचना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के विषय में हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इस विषय को लेकर जो सोशल जस्टिस की बात हम करते हैं, संविधान की बात हम करते हैं, तो उस संविधान का पालन कराने की दृष्टि से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ है। ये सारा विषय हमारा बूथ पर पहुंचे, इसलिए इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस का सभी बूथों का संयोजक ये भी 8 जून तक आ जाए और हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र लगाकर उस पर पुष्पांजलि हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन पर कोई वक्ता कुछ विषय तैयार करके रखे, ये हम सबको प्लानिंग बनानी है। अभी भी लगभग 1,32,000 बूथों पर जब प्रयास किया ठीक प्रकार से तो मन की बात का आयोजन हुआ है और ये रिपोर्ट केंद्र की सरल पोर्टल से मिली है, यहाँ की नहीं है। इसलिए अगर हम ठीक से प्लानिंग करेंगे तो 1.5 लाख से भी अधिक बूथों पर ये हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस मना सकते हैं। जो जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी हमारे ठीक से पहले दोनों लोग बैठकर काफ़ी ठीक से तैयारी करेंगे तो इसका एक अलग वातावरण बनेगा। अगर हम बूथ पर कार्यक्रम भी करते हैं, कई जगह हम देखते हैं मन की बात सुनते हैं तो 4-5 लोग सुनते हैं। अगर हम बूथ पर भी सूची बनाते हैं तो 100-150 लोगों की सूची बनती है। आप देखिए प्राथमिक सदस्य हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बने हैं, तो हर बूथ पर कितने प्राथमिक सदस्य होंगे? और वो सदस्य बने हैं जो कि अपनी इच्छा से पार्टी का काम करना चाहते हैं। तो ऐसे सभी प्राथमिक सदस्य इस हमारी गोष्ठी में आने चाहिए। बूथ के कार्यक्रम में हमारे सभी सक्रिय सदस्य आने चाहिए, बूथ कमेटी हमारी आनी चाहिए, पन्ना प्रमुख है तो पन्ना प्रमुख आने चाहिए। उस बूथ पर निवास करने वाले पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठ के हैं, प्रकल्प के हैं, विभाग के हैं, समिति के हैं, उन सबको सूची बनाने का काम अगर किसी बूथ अध्यक्ष को हम समझदारी बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा 100-150 लोगों के बीच में केवल बूथ का कार्यक्रम हम करने में सफल होंगे। तो इस कार्यक्रम की भी हमें प्लानिंग बनानी है।
इमरजेंसी के विषय में हम सब ने पिछली बार भी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए थे। आपातकाल 25 जून, ये इस पर हम जिला स्तर पर, जैसा हम हमेशा करते हैं, टाउन हॉल कार्यक्रम, एक सेमिनार टाइप का, उसमें किस प्रकार से कांग्रेस के शासन में इमरजेंसी में कितने लोगों को बंदी बनाया था, किस तरह के अत्याचार किए थे, किस तरह से हम और हमारे विचार के लोगों ने संघर्ष किया था, वो सारा विषय आए। एक तो संगोष्ठी का करना है, दूसरा लोकतंत्र सेनानियों का, उनकी जिले में लोकतंत्र सेनानी जो हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी अगर हैं तो वो भी, ऐसे सभी लोगों का सम्मान का कार्यक्रम जरूर करना चाहिए। और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के सामने इमरजेंसी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो केवल नाम ही सुना जो हमारे युवा है। इसलिए अच्छा रहेगा कि यद्यपि जून में कॉलेज बंद है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल टेक्निकल काफ़ी कॉलेजेस चल रहे हैं, तो कॉलेज में ये कार्यक्रम हो, इसका हम लोगों को प्रयास करना है। और एक प्रदर्शनी इस पर भी लगनी है। आपातकाल के विषय में पिछली प्रदर्शनी आप सबको ध्यान होगा, आप लोगों के पास है, नहीं तो प्रदेश से फिर एक नई प्रदर्शनी आपातकाल वाली आप लोगों को मिलेगी। अभियान के अतिरिक्त एक विषय और आप सबसे चर्चा करनी थी। अभी हमारी मंडल कार्य समिति का गठन चल रहा है, लेकिन बहुत कम जिले ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उनकी कार्य समिति घोषित हुई है। तो ये भी लगभग हमारी 10 जून तक सभी मंडलों की मंडल कार्य समिति, और उसमें जिस प्रकार से क्षेत्र के और जिले के अध्यक्ष, इन सबको जानकारी है कि उसके लिए जो नॉर्म्स हैं, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, किस प्रकार से सामाजिक समीकरण रहना चाहिए, कितनी समझ के लोग हमारे पदाधिकारी होना चाहिए, वो सब ध्यान में रखते हुए 10 जून तक ये मंडल कार्य समिति मंडल अध्यक्ष के सिग्नेचर से घोषित होनी है। जिलाध्यक्ष को उसकी सारी ठीक बनी है अथवा नहीं, इस प्रकार से चेक करना है, और मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र से मिलेगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष अप्रूवल लेने के बाद जितनी जल्दी हो सकती है इसको घोषित कर दीजिए। अभी बहुत कम घोषित हुई है। एक पंचायत चुनाव की भी चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, वो भी आ रहा है, तो उसमें परिसीमन का काम होना है और मतदाता सूची का काम भी होना है। तो उसके विषय में किसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीसी से डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन अपने अपने क्षेत्र स्तर पर 3 कार्यकर्ता 1+2 और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, इस पंचायत चुनाव की दृष्टि से जिनको किसी को मतदाता का काम देंगे, किसी को ये परिसीमन का काम देंगे, इस दृष्टि से ये जिलाध्यक्ष यहाँ पर है, ये 3 नाम भी आप भेज दीजिए। और फिर से मैं आपको विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ कि हम अगर अपनी प्लानिंग इन एडवांस इस सूत्र को ध्यान में रखते हैं और हम 8 जून तक अपनी पूरी इसकी योजना बनाकर, अपनी पूरी फाइल जिले की, शक्ति केंद्र बूथों तक की बनाकर प्रदेश को भेजेंगे, तो निश्चित रूप से ये हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा यशस्वी अभियान होगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे जिनके नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर करना चाहता हूं कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस कार्यशाला में, जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यशाला यहाँ पर अभी संपन्नता की ओर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आज के इस समारोह में मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, क्षेत्र और जनपद स्तरीय सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के अमृत काल में भारत को दुनिया का सबसे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। अमृत काल के इस आयोजन के अवसर पर जो विकसित भारत का एक अमृत काल है, इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के किन किन प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम करने हैं, इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा यहाँ पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी ने और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी ने अभी यहाँ विस्तार से आप सबके सामने रखी है। इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के एक विस्तृत कार्यक्रम हर बूथ पर जाने का बनाया था और विस्तृत सामग्री, प्रचार की सामग्री आप तक पहुंची थी। प्रचार की सामग्री कमोबेश वही होगी, लेकिन अब केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा, जिसको लेकर के प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने आपको संवाद के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के अलग अलग समय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2-3 आग्रह इस संबंध में थे। अक्सर होता है सभी कार्यक्रमों में हम केवल कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं, कॉमन मैन कहीं ना कहीं उससे अलग हट जाता है, पीछे रुक जाता है, या प्रोफेशनल्स उन सब से अछूता रह जाता है। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपके लिए एक अवसर है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को 10 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जाना पड़ा था, हम लोगों ने वहां जाते थे तो सबसे पहले संगठन की बैठक लेते थे, संगठन की बैठक के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे और जो 22-23 प्रकोष्ठ हैं, ये अपने आप में सबको अपने साथ समाहित कर देता है, सबको अपने साथ समाहित कर देता है। इसमें अधिवक्ता भी आ जाते हैं, इसमें चिकित्सक भी आ जाते हैं, इसमें सीए भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, इसमें छात्र भी आ जाते हैं और इसमें लाभार्थी भी आ जाते हैं। यानी समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बनता है और अगर उनके साथ हम उनसे संबंधित विषयों को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हाँ, शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से। आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी,
कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का न आय का बंधन है, कोई भी बुजुर्ग है, शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। वो उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा, और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए, वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से, यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए, और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था? कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा? बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मिर्जापुर या प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था? एक कल्पना थी, आज वह साकार हुई है। कौन बोलेगा इसके बारे में? एक मेडिकल कॉलेज निवेश भी लाता है, रोजगार भी देता है, और लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अक्सर होता क्या है, हम लोग उन विरोधियों के बहकावे में आके कहते हैं साहब डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। अरे जहां पहले कुछ नहीं था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर कम से कम 45 से लेके 90 डॉक्टर हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहां एक भी नहीं था, वहां ये 45 से लेके 90 डॉक्टर उस जिले में एक छत के नीचे उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे तब ना, जब हम बोलेंगे तब ना। जो यहां पे ब्रजेश जी ने कहा, पहले होता क्या था, ट्रेन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था होती थी और वह भी नहीं मिल पाता था। आज हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं। लाभार्थी ग्रुप को पकड़ना और उनको, उनके बीच में उन लोगों को उपलब्ध कराना। देखिए, आयुष्मान भारत का लाभ, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ जो लाभार्थी उसको तो मिला ही मिला है, लेकिन इसका लाभ डॉक्टर को भी मिला है, पैरामेडिकल को भी मिला है, और अन्य नए लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। डॉक्टर को इसलिए क्योंकि उसके पास पेशेंट अब फ्रीक्वेंट जा सकता है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हुए हैं। अब डॉक्टर को यह संकोच नहीं कि मैं उपचार करूंगा तो पैसा मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुष्मान का कार्ड एक गारंटी उसके सामने है। ये हम अगर चिकित्सकों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और उसको ये सब डाटा उपलब्ध करवाते हैं, उन्हीं में से कोई चिकित्सक बोले, कुछ लाभार्थियों के इंटरव्यू आप करवाइए मंच पे नेताओं के भाषण कराने से अच्छा होगा। लाभार्थी 10 लाभार्थी बुलाइए जिसने आयुष्मान भारत से लाभ लिया है, ढूंढिए उनको, उनका भाषण कराइए, क्या लाभ हुआ, कितना उसकी बचत हुई है। कोई डॉक्टर बोले आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ क्या है, वय वंदना योजना का लाभ क्या है, उस गरीब से पूछिए जिस पे बीतती है,
जिसको इसका लाभ मिला है, कितना बड़ा मैसेज होगा। जब समाचार पत्रों में उस सफल स्टोरी छपेगी तो लाखों लोग पढ़ेंगे उसको, और वह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार अपने आप में हो जाएगा। यह प्रचार का माध्यम है। हम आयुष्मान भारत के साथ साथ जिन 60 लाख गरीबों के लिए प्रदेश में मकान बने हैं, शहर हो या गांव, और वह तबका जिसकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू, सहरिया, बुक्सा, चेरो, गौड़, जिनको 100% सिचुरेट करने की कार्रवाई हुई है, लगातार हो रही है। मुझे याद है, कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक प्रयागराज के कुराओं के सुदूर गांव से एक कोल जाति के व्यक्ति ने मुझसे मिलने का समय मांगा। पत्र भेजा था उसने, पत्र मुझे मिला, मैंने उसको कल बुलवाया। मैं मानता था, मैंने कहा हो सकता कोई उसकी अपनी पीड़ा होगी, कोई बात होगी, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा बताइए कैसे आना हुआ। आया, उसने कहा साहब पहली बार कोल जाति के लोगों को किसी सरकार ने पूछा। मैंने कहा भी कैसे आपको पता? उसने कहा नहीं, जो आपकी सरकार ने कोल जाति के लोगों को मकान अनिवार्य कर दिया है, उसमें हमारे गांव के कई लोगों को मिला है। तो मैंने कहा भी देखो, कोल जाति का इतिहास तो भगवान राम से जुड़ता है। अगर हम उसके लिए कुछ करते हैं तो ये तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। इतना प्रफुल्लित था। मैंने कहा कोई बात हो बताओ। उसने कहा नहीं साहब, मैं तो केवल मिलने के लिए आया था कि कैसे होती है सरकार और कैसे होती है। तो मैंने कहा कोराओं से आए हो क्या? कहा हाँ, मैं कोराओं से आया हूं, केवल मिलने के लिए आया हूं। हम लोग अगर इंटरेक्शन करने की आदत डालें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, आपके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। यंग लड़का था, पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, योजनाओं की जानकारी रख रहा था। क्या हम इन मुद्दों को लेकर के कभी बोल पाएंगे? उन लाभार्थियों के पास जा पाएंगे, उन लाभार्थियों के ग्रुप के साथ, और उन्हीं लोगों का भाषण करवाना। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए 100 लोगों को, या उस शक्ति केंद्र के 25-50 जितने भी लोगों को मकान मिले हैं, उनको उन्हीं का एक सम्मेलन किया और उन्हीं का भाषण करवा दिया, कितना प्रभावशाली होगा, कितना प्रभावशाली होगा। क्योंकि मकान ही नहीं मिला है, कनेक्शन भी मिला है। उज्ज्वला योजना का कार्ड भी, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है, पात्रता के अनुसार पेंशन भी मिली है। ये सभी चीज हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रमों को जोड़ना, और यही उस स्कीम के अंतर्गत है कि शक्ति केंद्र में वय वंदना आयुष्मान कार्ड के वितरण की व्यवस्था करना। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी है, उसके लिए कुछ को पूछना नहीं, उसको 70 वर्ष का उसके पास कार्ड होना चाहिए, उसका आधार में 70 वर्ष होना चाहिए, अपने आप उसका कार्ड बन जाएगा। आपको केवल अपने हाथ से उसको वितरित कर देना है। वितरित करिए, खुश होकर के वह व्यक्ति आपके यहां से जाएगा, आपसे इस बारे में चर्चा करेगा। अलग अलग कार्यक्रम जो अलग अलग विषयों को लेकर के होने। पिछले 11 वर्ष भारत की विरासत से विकास की एक बेहतरीन यात्रा है। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है, पहली बार मिली है। याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के अलग अलग पृष्ठ में उन्होंने जो चित्र दिए थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्र वह भी है जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे हैं। और भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया।
लोग वहां जाते ही नहीं थे। अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए, और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। अगर अयोध्या के लिए हम लोग भी पिछली सरकारों की तरह कार्य नहीं करते, काशी में भी ऐसे छोड़ देते, महाकुंभ प्रयागराज कुंभ को भी ऐसे ऐसे जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, क्या यूपी का परसेप्शन बदला होता? यूपी वासियों को, जो आप कहीं जाते होंगे आज के दिन पे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक जीवन में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नजदीक से जानता हूं जिनका 30-30, 35-35 वर्षों का अनुभव है। आज से 11 वर्ष पहले भी आप देश के अंदर जाते थे, यूपी के नाम पे नाक भों कैसे लोग सिकोड़ते थे, नजरें कैसे फिरते थे, कैसे आपके साथ व्यवहार होता था। और आज आप जाइए, यूपी के नाम पे सामने देखने वाला व्यक्ति पहले उसके चेहरे पे चमक होती है, हाँ ये उत्तर प्रदेश का वासी है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और तब ये चेंज आया है। विरासत से विकास की इस यात्रा में सेवा, सुरक्षा और सुशासन का बेहतरीन मॉडल देने का जो काम हुआ है, इन सब पर अलग अलग स्तर पर गोष्ठियां, इन सब को अगर हम प्रभावी ढंग से कर लेते हैं, यद्यपि आपके पास कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है, अभी तिरंगा यात्रा, फिर लोक माता अहिल्याबाई, मैं देख रहा था, यानी तिरंगा यात्रा में पहली बार, देखिए दोनों कार्यक्रम, पहली बार मैं इस चीज को देख रहा था कि तिरंगा यात्रा निचले शक्ति केंद्र स्तर पर तिरंगा यात्रा निकली। और हम लोग चाहेंगे कि तिरंगा यात्रा रोकना नहीं है, कोई कार्यक्रम हो, उनके हाथों में तिरंगा लेकर के लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, वीर सैनिकों के सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए लोग उस कार्यक्रम स्थल पर आए। पहली बार लोक माता के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के, याद करिए 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर को स्मरण किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोक माता का पहली बार इतना विराट मूर्ति वहां पे स्थापित हुई थी काशी विश्वनाथ धाम में। और सामान्य लोगों को जानकारी नहीं थी, सामान्य लोग भूल से गए थे, ऐसे भूल गए थे जैसे 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं से महाराज सुहेलदेव ने भारत को बचाने का काम किया था, भारत की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया था, लेकिन इतिहास से नाम गायब कर दिया गया। इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा शौर्य इतिहास में देखने को नहीं मिलता, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नाम इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक शरारत के तहत अगर इस गौरव की अनुभूति भारत के नागरिकों के अंदर आ जाए तो कोई आक्रांता उसके सामने ठहर नहीं पाता, इसलिए उसके महापुरुषों का नाम ही उससे मिटा दिया इतिहास से। लोक माता अहिल्याबाई एक मालवा साम्राज्य की महारानी है, लेकिन उससे बाहर जाकर के उन्होंने अखिल भारतीय दृष्टि उन्होंने उस समय दी। क्या पुरी का मंदिर हो, क्या गया जी का मंदिर हो, क्या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, क्या केदारपुरी का मंदिर हो, क्या महाकाल का हो, क्या ओंकारेश्वर का हो, क्या सोमनाथ का हो, क्या भीमाशंकर का हो, क्या रामेश्वरम का हो। आप याद करिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर उनकी दृष्टि गई और अपनी स्वयं की कमाई से उन्होंने भारत की इस विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम 250 वर्ष पहले किया, और उनका स्मरण आज पहली बार शक्ति केंद्र स्तर तक
हुआ है, गोष्ठियां हुई हैं। कल मैं आगरा में था, कितना बड़ा कार्यक्रम परसों आगरा में हुआ था, कितना उत्साह था लोगों में। हर एक स्तर पर लोगों ने कार्यक्रम किसी न किसी रूप में उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। तो ये सभी कार्यक्रमों की श्रृंखला में 11 वर्ष के कार्यक्रम 9 से प्रारंभ होंगे। अभी 6 को आपकी कार्यशाला होनी है, 8-9 से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस का कार्यक्रम भी होना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम। भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद भारत की विरासत के साथ जुड़ता है। यूनेस्को ने इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के लगभग 200 देश इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। योग की बात होगी तो भारत की चर्चा जरूर होगी, भारत के सनातन धर्म की चर्चा जरूर होगी। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना, 23 को कश्मीर में धारा 370 को समाप्त होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का स्मरण करने के साथ हम कश्मीर का पुनः स्मरण फिर इसके साथ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर हमें देगा कि शुरुआत कहां से होती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, और उस सपने को साकार किसने किया? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 25 जून इस संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वालों लोगों के काले कारनामे देश की जनता के सामने रखने का अवसर। आपातकाल का दिवस, इस पर गोष्ठी, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। और अच्छा होगा लोकतंत्र सेनानी भाषण करे, वे पत्रकार भी होंगे, राजनेता भी होंगे, वे उस समय के सामान्य नागरिक के रूप में भी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर उनको हम मंच पे बुला करके सम्मान कर सकें, उनमें से 2, 4, 5 लोगों के भाषण करवा सकें, अगर ये कार्यक्रम होगा तो और प्रभावी होगा। वे अपने मुंह से बोलेंगे इन बातों को। आपातकाल कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, किस प्रकार की साजिशें देश के लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कांग्रेस ने किया था, ये भी हम इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बड़ी कार्य योजना भी बनेगी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक पेड़ मां के नाम, यहां से शुरू होना है। जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा ही है, एक पेड़ मां के नाम। अभी बरसात कम है, हो सकता है अभियान उतना सफल न हो। 23 जून तक बरसात पड़ती है तो 23 जून को, और नहीं तो जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर के हम लोग इसको 15 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर, इस बार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया है कि हर जनपद में एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और उस नदी के ही कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। अगर पार्टी भी उसके साथ एक साथ प्रशासन के साथ, विभागों के साथ जुड़ती है तो नदी संस्कृति के प्रति, जिसको हमने मां कहा है, याद रखना, गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हमारे पूर्वज हर गांव और जनपद से निकलने वाली छोटी बड़ी नदी हो उसको भी गंगा कहकर के ही पवित्र नाम देकर के उसको संबोधित करते हैं। यही हमारा संबोधन है, ये पवित्र भाव है। उस नदी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता ज्ञापित करते हुए उसके पुनरुद्धार के अभियान के साथ, श्रमदान के साथ जुड़ना और उसको अविरल और निर्मल बनाने में अपना योगदान देकर के व्यापक वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के ही साथ, इस थीम के साथ ही हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। अगर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते हैं तो लगातार एक श्रृंखला आपके साथ होगी कार्यक्रमों की, अलग अलग स्तर पर, और अलग अलग टोली बना करके कार्यक्रम हो। जैसे आपके मोर्चा प्रकोष्ठ को जीवित करने का समय है ये प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ को चिकित्सकों का सम्मेलन आपको करना है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए, वे अधिवक्ताओं के सम्मेलन आपको करने हैं। पार्टी का एक पदाधिकारी मंडल स्तर का या जनपद स्तर का उन कार्यक्रमों में भागीदारी ले।
अलग अलग प्रकार के प्रकोष्ठों को उसके साथ जोड़ करके उनको जिम्मेदारी दे करके और वे कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में संख्या जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर मान्य रखेगी, लेकिन जिसे हम शक्ति केंद्र स्तर पर करना चाहते हैं या अन्य स्तर पर करना चाहते हैं, वहां पे जितने भी लोग आएंगे, याद करना वह आपके लिए एक उपलब्धि ही होगी। और बड़े कार्य स्तर पर अगर आप करेंगे तो उतना ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और फिर साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से भी होने में हमें मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण हर स्तर पर जाएंगे। उस विश्वास के साथ हम इसे सफल बनाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपने इस कार्यक्रम के जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनका हार्दिक स्वागत, आभार व्यक्त करता हूं। सामने हमारे जो पदाधिकारी बंधु हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं। अन्य सभी अपनी टोली, धर्मेंद्र सिंह जी, अर्चना जी, बसंत जी, अपने शिवभूषण जी, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दो सूचनाएं, एक हमारे जो विभाग और प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हमारे मध्य में हैं, वो आदरणीय ओम प्रकाश जी से मिल कर के थोड़ा सा 5 मिनट बैठेंगे। इसके अलावा आप लोगों का निश्चित तौर पे काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, तो जलपान के लिए बाहर व्यवस्था है। अब राष्ट्रगान के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होगा। राष्ट्रगान में हम सब भाग लेंगे।